मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मजे में हैं। चलिए, तो एक्चुअली वो मीटिंग चालू करने स्टाफ आ रहा है, मैंने उसको कब से बुलाया, वो आ ही रहा है 1 मिनट के लिए। तो मीटिंग तो चालू हो जाएगी, तब तक हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। कल आप लोगों को याद हो तो संस्कार फटाफट आ जा। ये कौन सी सीएस एग्जीक्यूटिव की चालू है मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें स्टूडेंट्स नहीं है। चलिए, तो लेट्स बिगिन। हम लोग फाइनली चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, एक बार फटाफट आप लोगों को रिवाइज करा दूं, फिर हम आज की बात फाइनली स्टार्ट करने वाले। जर्नल एंट्रीज का बेसिक हम लोगों ने एक क्लियर किया था, और मुझे आप बताओ कि मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्या जर्नल एंट्रीज बनती है, कैसे बनती है। मैंने कल कुछ बताया था कि कुछ आएगा, कुछ जाएगा, कुछ बढ़ेगा, कुछ कम होगा, कुछ घटेगा। तो उस केस में सारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे। ओके, तो पहले बताओ, हमारी सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को हम कितने टुकड़े में बांट लेते हैं? 5। कौन कौन से 5 है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल। अब मुझे बताओ, हमारे 5 मॉडर्न रूल्स के हिसाब से अगर हम जाएं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एक एक करके बताना चालू करोगे। पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? असेट्स को लेके। तो कब असेट्स इंक्रीज होगी तो क्या? असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, और असेट डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो, और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। रेवेन्यू आएगा तो, और एक्सपेंस होगा तो, और अगर आपकी कैपिटल आई या कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, और कैपिटल कम करनी है तो डेबिट। ये सारी बातें हम लोग समझ चुके थे। उसके हिसाब से मैंने आपको बहुत सारी जर्नल एंट्रीज तो कल यहाँ करवाई थी, और मैंने कई सारी जर्नल एंट्रीज आपको घर पे करने के लिए दी थी। अब वो जर्नल एंट्रीज क्या थी, अपन सबसे पहले वहीं से बात स्टार्ट करते हैं, और वो 7 जर्नल एंट्रीज के आंसर अपन लोग सबसे पहले देख लेते हैं। आई होप 7 ही दिया था मैंने, 7 जर्नल एंट्रीज मैंने आप लोगों को दी थी। ये 7 जर्नल एंट्रीज के आंसर्स आप लोगों के आए हैं या नहीं आए हैं, जल्दी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी था, और बेसिकली हम लोग बेसिक से रिवाइज कर रहे हैं। आप मुझे जल्दी बताओ, पहले वाली एंट्री बोलती है कि साहब हमने 5 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। मैंने आपको क्या बोला था कल भी? डोंट जंप, क्या बोला था मैंने? डोंट जंप टू द कंक्लूजन, फॉलो द प्रोसेस। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारी प्रोसेस क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, और जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो असेट है या लाइबिलिटी है, कैपिटल है या रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है। उसके हिसाब से हम लोग मॉडर्न रूल लगा के देखेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन कौन बताएगा? इंडिविजुअली पूछूंगा मेरे को। जी मैम, जी बैठ के बताना, आराम से बैठ के मेरे को प्रोसेस वाइज बताना। सबसे पहले आप इस जर्नल एंट्री के अंदर बताओ कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? डेटर्स और सेल्स। डेटर्स और सेल्स सबको समझ में आ रहा है? डेटर्स और सेल्स ऑनलाइन जल्दी बताओ मुझे, ये जो जर्नल एंट्रीज है इसके अंदर कितने ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो, 2 कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? 2, डेटर्स और सेल्स। अब सबसे पहले मुझे बताओ, डेटर्स को हम डेटर्स देख रहे हैं, लेकिन मन में क्या बोलेंगे? कल मैंने बताया था, बड़े ही बाहर कितने भी प्यार से बोल लो, अंदर तो गाली ही निकलनी है। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, डेटर्स को आप डेटर्स बोलोगे कि असेट्स बोलोगे? डेटर इज एन असेट अकाउंट, और सेल्स इज एन रेवेन्यू अकाउंट। तो क्या हो रहा है, एक तरफ से असेट्स बढ़ रही है और एक तरफ से रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब बताओ, असेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट, मतलब डेटर को क्या करेंगे? डेबिट। और अगर रेवेन्यू रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, मतलब सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बताओ आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी पहले ट्रांजैक्शन की? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यस और नो? यस। तो हमारे सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पहली जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है। पहले जर्नल एंट्री का आंसर है डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बहुत ही बढ़िया। चलो, आप मुझे बताओ, 3 लाख रुपए की परचेस की है मैंने क्रेडिट पे। कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बता रहे? अभी बताया, अभी बताया। यस मैम, यस बताइए। व्हाट्स योर नेम? गन। अरे यार, मैंने एक चीज पढ़ा, एक चीज मेरा एनालिसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर मैंने देखा 2000 के बाद जितने ही बच्चे पैदा हुए ना, उनके नामों के साथ बड़ा भयंकर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना। मतलब नॉर्मल नाम के आगे कुछ आई ए ओ कुछ लगा दिया और नया नाम हो गया, क्योंकि एक यूनिकनेस की तरफ कि यार नया होना चाहिए। सब बच्चों के नाम ऐसे हो गए। 2000 के कई सारे बाद के बच्चों के नाम खुशी। इतनी खुशियां मिली है मेरे को क्लास के अंदर, जितनी खुशी नहीं मिली उतनी खुशियां मिली है क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी है 1-2 खुशी। हाँ, एक तो ये मिल गई, एक तो मिल गई, मिनिमम है। एक नया नाम आया है, क्या नाम है? रंग
अच्छा रंगोली, अरे रंगोली बहुत बढ़िया है, तो कॉमन नेम है, ठीक है जी। रंगोली जी बताइए। दो अकाउंट है इसमें, दो अकाउंट है सर। दो अकाउंट कौन कौन से, जल्दी बताइए। परचेस, परचेस एक अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा परचेस, और एक अकाउंट इफेक्ट होगा हमारा क्रेडिटर्स। अब पहले बताओ क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है हमारे लिए, लाइबिलिटी। परचेस कौन सा अकाउंट है, एक्सपेंस। हम P&L में परचेस को किधर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। मतलब परचेस हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, एक्सपेंस। तो आप मुझे बताओ आपकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट। एक्सपेंस आया है तो क्या होगा, परचेज, और लाइबिलिटी बढ़ी है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट में क्योंकि आया है, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में क्योंकि बढ़ी है। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये हमारी दूसरी एंट्री है, बहुत ही ईजी है। एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बताओ ये एंट्री सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया। अगला, मशीन परचेज इन एक्सचेंज ऑफ फ्रेश शेयर कैपिटल। कौन बताएगा, कौन बताएगा जी सर, व्हाट्स योर नेम। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, व्हाट्स योर नेम। वेदही, सार्थक, बताइए सार्थक। एक मिनट, ओके। मशीनरी अकाउंट, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोसेस। सबसे पहले कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, दो। सार्थक बता रहा है कौन से दो अकाउंट, एक तो है असेट आ रही है, ऑफ कोर्स, एक तो मशीन मतलब असेट, एक तो असेट आ रही है, और दूसरा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल अकाउंट मतलब शेयर कैपिटल का हो क्या रहा है, पहले तो बताओ ना। ये मैंने शेयर कैपिटल नई इश्यू की है कि रिडीम की है, इश्यू की है, मतलब मेरी कैपिटल बढ़ी है, तो असेट भी बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रही है। आप मुझे बताओ, अब असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आप मुझे बताओ इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। डेफिनेटली इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डेफिनेटली इसकी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। अगली एंट्री है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की, कौन बताएगा, खुशी, खुशी बताएगी जी, बताइए मैम। ओके एक मिनट सर, पहली बात रिडम्पशन है, मतलब एक चीज मुझे बताओ इसमें हुआ क्या है, हमने डिबेंचर वापस ले लिए। वापस ले लिए मतलब जिन लोगों से हमने पैसा उधार लिया था उनको पैसा वापस दे दिया है। मतलब यहाँ पे डिबेंचर्स हमारे हो गए हैं कम, मतलब डिबेंचर जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हो गई है हमारी कम, लेकिन हमारी बैंक अकाउंट भी कम हो गया। तो क्या कम हो गई, हमारी असेट्स भी कम हो गई। अब डिबेंचर भी कम हो रहे हैं और असेट्स भी कम हो रही है। मतलब आप मुझे बताओ क्या क्या कम हो रहा है, एक तो लाइबिलिटी भी कम हो रहा है और असेट्स भी कम हो रहा है। लाइबिलिटी कम करते हैं तो क्या होता है, डेबिट, और असेट्स कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। मतलब इसकी एंट्री क्या होगी, खुशी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर भी कम हो रहे हैं, बैंक भी कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है, असेट्स भी कम हो रही है। तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। बहुत बढ़िया। डिबेंचर लाइबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है सुहानी, पूरा डिस्क्रिप्शन बढ़िया अच्छे लॉजिक के साथ दिए जा रही है कि डिबेंचर लाइबिलिटी है जो डिक्रीज हो रही है, और बैंक असेट है जो डिक्रीज हो रहा है। तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, असेट भी डिक्रीज हो रहा है, सो इट्स डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी नाइस। अगला बताओ, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स थ्रू बैंक। हमने बैंक से क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, कौन बताएगा, कौन बताएगा पीछे। यस मैम, व्हाट्स योर नेम, महक, बताइए महक। व्हाट इज दी जर्नल एंट्री, व्हाट इज द प्रोसेस। पहले आप मुझे आप बताओ आपने थिंकिंग क्या रखी, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, क्रेडिटर्स और बैंक। यस, दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, क्रेडिटर्स एंड बैंक। पहले बताओ क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी, और बैंक कौन सा अकाउंट है, असेट। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही की कम हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही की कम हो रही है, कम हो रही है, और असेट्स बढ़ रही की कम हो रही है, कम हो रही है। क्यों ऐसा हुआ, देखो मैंने क्रेडिटर्स को पैसे चुका दिया, तो एक तो मेरी लाइबिलिटी भी कम हो गई, और पैसे चुकाया कहां से, बैंक से, तो मेरी असेट भी कम हो गई। लाइबिलिटी कम, असेट कम। लाइबिलिटी कम होती तो क्या करते हैं, डेबिट, और असेट कम होती है तो भी डेबिट, क्रेडिट। डेबिट करते ही असेट कम होती है तो क्रेडिट। क्या एंट्री होगी महक, क्रेडिटर्स डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। हाँ ये वाला थोड़ा मजेदार है,
इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट्स 10,000 रुपीज, मुझे ब्याज आया है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 रुपए का। एक मिनट, कौन बताएगा इसकी जर्नल एंट्री? एक मिनट है, लड़के क्या, एक ही लड़के ने अभी तक हाथ खड़ा किया है सार्थक जी। सर व्हाट्स योर नेम? अभिषेक। यस अभिषेक, बताइए। बैठ के बताओ ना आराम से, खड़े होने में मजा आता है थोड़ी थोड़ी देर में हमको। क्या होगी एंट्री अभिषेक? व्हाट डू यू थिंक, क्या एंट्री होगी इसकी? इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जी अभिषेक, पहले बताओ प्रोसेस। कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? इन्वेस्टमेंट और बैंक। यस और नो? यस है ना। तो एंट्री क्या होगी अभिषेक? क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है कि बढ़ा है? बढ़ा है, और बैंक भी बढ़ा है, तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बैंक भी बढ़ा है, कि इन्वेस्टमेंट कम हो गया है? इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बैंक भी बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट 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 करेंगे। ओके एक मिनट, हाँ क्या? यस सर, व्हाट्स योर नेम? आयुष, बताइए। कौन कौन से दो अकाउंट इसमें इफेक्ट होंगे? एक्चुअली पहली बात, इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे कोई आंच ही नहीं आएगी। पहली बात समझो, मेरे ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं। दूध देती गाय है इन्वेस्टमेंट, मैंने दूध निकाल लिया तो गाय पे कुछ आंच आ गई क्या? गाय कम पड़ गई? ऑफ कोर्स वो दूध देती गाय है, तो मैं रोज दूध निकालूंगा, उससे गाय पे कोई इंपैक्ट आने वाला? आप इसको ऐसे ही मानो कि इन्वेस्टमेंट मेरे लिए दूध देती गाय है। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या जनरेट करता है? ब्याज। पर ब्याज मुझे बैंक अकाउंट में आ गया, तो आज मान लो इन्वेस्टमेंट मैंने किए थे 1,00,000 रुपए के, उस पे मुझे 5,000 रुपए हर महीने ब्याज आ रहा है, या 2,000 रुपए हर महीने ब्याज आ रहा है। अब आप मुझे बताओ, उससे इन्वेस्टमेंट्स कम ज्यादा हो रहे हैं क्या? क्या मैंने वो इन्वेस्टमेंट्स खरीदे? नहीं। क्या वो इन्वेस्टमेंट्स बेचे? नहीं। सर वो दूध देती गाय है, गाय वहीं की वहीं है, बस से क्या आता जा रहा है? दूध आता जा रहा है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरी असेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मुझे उस असेट से एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स एक तो मेरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? रेवेन्यू। और रेवेन्यू अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट इनकम। कौन सा अकाउंट है? इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम मेरे लिए रेवेन्यू है, एक तो वो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है? सर ब्याज आया ना बैंक में, तो इसका मतलब कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? बैंक। तो आप मुझे बताओ, इसकी जर्नल एंट्री में जो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। मैं फिर बता रहा हूं, उसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। आप उसको इमेजिन करो, वो दूध देती गाय है, रोज दूध देगी, पर गाय पे उसका कोई इफेक्ट आने वाला? मतलब गाय वहीं की वहीं है, बस इनकम जनरेट करके दे रही है हमको। इसका मतलब हमारा एक अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो है रेवेन्यू, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो है बैंक असेट्स। तो आप मुझे बताओ, रेवेन्यू बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और असेट बढ़ती है तो क्या होती है? मतलब यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, बैंक और इंटरेस्ट इनकम। ये एक रेवेन्यू अकाउंट है, एक असेट अकाउंट है। आप बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आयुष? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आप रेवेन्यू की तरह ट्रीट करोगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि आपकी दूध देती गाय पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो रोज दूध दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी असेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है, तो आप असेट अकाउंट को ना तो डेबिट करोगे ना ही क्रेडिट करोगे। आप सिंपल है कि यहां पे मानोगे कि साहब ये तो मेरा रेवेन्यू है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट में पैसा आया, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है, ये रेवेन्यू अकाउंट है, मतलब ये हमारे लिए एक तरह से एक इनकम है, ये हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। वेरी नाइस। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। यस यस सर, व्हाट्स योर नेम? सुमुख, बताइए सुमुख। इसमें बैंक लोन होगा क्या? पहली बात नहीं, मतलब बैंक लोन पे इफेक्ट आएगा? अब मेरी बात सुनना, बैंक लोन पे इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको समझाता हूं होता क्या है, एक मिनट के लिए समझना। एक है मेरे पास लोन 50 लाख रुपए का, ठीक, और मैंने हर महीने
इस पे मान लीजिए 50,000 रुपए हर महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है मेरे को, है ना। 50 लाख का लोन है और कुछ 10-15 साल का मेरा कोई होम लोन चल रहा है या कोई लोन चल रहा है बिजनेस का, और हर महीने मुझे कितने की इंस्टॉलमेंट देनी है? 50,000 रुपए की। सर अब ये जो 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट मेरी जा रही है वो लोन का रिपेमेंट तो है, लेकिन क्या ये सिर्फ लोन का रिपेमेंट है कि इसमें ब्याज भी शामिल है? कॉमन सेंस लगाओ, जो 50,000 रुपए मैं हर महीने अगले 10 साल तक पे करता रहूंगा, वो सिर्फ इस 50 लाख का रिपेमेंट है कि इसके ऊपर ब्याज जो लग रहा है वो भी धीरे धीरे देता जा रहा हूं, ब्याज भी देता जा रहा हूं? नहीं आ रहा है समझ में? मैं आपको बताता हूं कैसे चलती है गणित पूरी की पूरी। हम 50,000 रुपए हर महीने अगर पे कर रहे हैं ना, तो उसमें एक्चुअली क्या होता होगा, 20 या 25,000 रुपए के आसपास का प्रिंसिपल है और 25,000 के आसपास का ब्याज है। सर और कोई एग्जाम्पल लेके समझा, मेरे को एक और अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, वो ले सकता हूं मैं। आपने आईफोन लिया, आईफोन 14, ठीक, ड्रीम था सर हमारा हम आईफोन लेंगे, और हमने आईफोन 14 ले लिया, ओके। अब दुकानदार ने बोला 2 ऑप्शन है भैया, या तो किडनी रख जा या लोन ले जा, 2 ही ऑप्शन में तो ले पाएगा आईफोन 14, क्योंकि 70,000 80,000 रुपए का फोन है इन हैंड, हमारे पास कैश तो 10-20 हजार रुपए ही है। तो सर आज मैं क्या करूं? उसने बोला सर किडनी वो लेनी है, किडनी तो आगे जाके काम आएगी, और आधी किडनी तो खराब हो ही चुकी नशे कर करके, तो ये तो तेरे काम आने वाली है नहीं, तो अब क्या करें? लोन ही ले ले, एक काम कर धीरे धीरे चुका देना। तो आपने वो फोन किस पे लिया? ईएमआई पे। अपन बोलते हैं ना किस पे लिया फोन? ईएमआई पे। अब मान लीजिए 80,000 का फोन है, जिसमें से आपने 20,000 तो डाउन पेमेंट दे दिया, उसकी तो बात खत्म हो जाती है। अब कितने का ईएमआई लिया, कितने का आपका लोन बच गया? 60,000 को। उन्होंने आपको पता है क्या बोला? उन्होंने आपको बोला कि आप इसको 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में 6-6 हजार रुपए पर मंथ पे कर देना। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में 6-6 हजार रुपए पर मंथ पे कर देना। सर 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है। 6,000 को इंटू 12 करूंगा तो 72 हो रहा है, जबकि लोन कितने का है? इसका मतलब बचे हुए 12,000 किस चीज के? ब्याज के। अगर आज वो आपको 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट बांध रहे हैं और वो इंस्टॉलमेंट 12 महीने तक बांध रहे हैं, तो आप रिपेमेंट देखो कितना रुपए का कर रहे हो आप। टोटल रिपेमेंट आपका कितने रुपए हो रहा है? 6,000 इंटू 12 करेंगे तो आप मुझे बताओ आपका टोटल रिपेमेंट कितने रुपए का हो रहा है, जबकि लोन कितने का है? मतलब बचाओ अमाउंट किस चीज का है? इंटरेस्ट का है। आ रही मेरी बात समझ में? इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी कंपनी से लोन लेते हैं, तो जब वो हमसे इंस्टॉलमेंट लेती है, तो इंस्टॉलमेंट में वो हमसे एक अमाउंट प्रिंसिपल का भी ले रही होती है और एक अमाउंट लोन का भी ले रही होती है। अब पता है कंपनी इसको कैसे बांटेगी? जैसे फॉर एग्जांपल उसको 12,000 रुपए का लोन 12,000 रुपए का ब्याज भी रिकवर करना है और 6,000 रुपए के और 60,000 रुपए का लोन भी रिकवर करना है। तो वो क्या करेगी? 6,000 के टुकड़े कर देगी कि 5,000 रुपए है हमारा प्रिंसिपल और 1,000 रुपए है हमारा इंटरेस्ट। ये 12 महीने तक यही चलता रहेगा। 5,000 5,000 5,000 ये कब तक चलता रहेगा? 12, और 1,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपका टोटल मिला के लोन रिपेमेंट कितना हो जाएगा? 60,000, और आपका इंटरेस्ट रिपेमेंट कितना हो जाएगा? 12,000। तो हर महीने जो 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं मोबाइल की, उसमें 1,000 रुपए का ब्याज है और 5,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। पहले बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। क्या समझ में आया कि अगर मैंने 60,000 का लोन लिया है तो मेरे से एक्चुअली पैसे वापस 60,000 नहीं ले रहे हैं, वो मेरे से पैसे 72 ले रहे हैं, पर उसमें 60,000 ही तो मैंने लिए थे उधार। तो जो 60 आपने उधार लिए थे वो हो गया प्रिंसिपल, और जो उसके ऊपर आप इतने समय तक पैसे यूज करने का लोन का ब्याज दे रहे हो वो हो गया इंटरेस्ट। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लो किसी महीने में मेरे पास पैसे कम है, किसी महीने में मेरे, मान लो कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया और आपकी आने वाली सैलरी रुक गई। अब मेरे पास पैसे कम है, बैंक को फोन लगा के बोला सर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता क्योंकि इस महीने मेरे को इनकम जनरेट नहीं हुई है, प्लीज आप इसको पोस्टपोन कर दो। उन्होंने बोला ठीक है तो इंस्टॉलमेंट मत दे, तो इस महीने सिर्फ ब्याज दे दे। तो आपने 6,000 की जगह कितने रुपए पे किए उसको?
1000। आप मुझे बताओ, जो 1000 आपने दिया है ब्याज, उससे लोन कम होगा क्या? लोन कम होगा कि लोन उतना का उतना रहेगा? आज मान लो 2 महीने निकल चुके थे, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने निकल चुके थे, 2 महीने में आप कितना प्रिंसिपल कम कर चुके हो? 1 मिनट, आपका कितने का लोन चल रहा है? 60 का, और बैंक को आपसे कितना ब्याज लेना है? 12,000। हर महीने वो क्या करेगी? 5,000 रुपए आपके प्रिंसिपल में से कम करती जाएगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बताओ क्या करेगी? 5,000 रुपए कहां से कम करेगी? आपके प्रिंसिपल। और 1,000 रुपए कहां से कम करेगी? आपके दूसरे महीने में भी क्या करेगी? 5,000 कहां से कम करेगी? प्रिंसिपल। 1,000 महीने कहां से कम करेगी? 1,000 रुपए कहां से कम करेगी? ब्याज। तीसरे महीने में फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ ब्याज दिया 1,000 रुपए, तो क्या वो लोन कम करेगी कि सिर्फ ब्याज कम करेगी? सिर्फ ब्याज कम करेगी। लोन तो जितना अभी 50,000 रुपए का बाकी था, वो लोन की वैल्यू कम होगी कि सिर्फ ब्याज कम होगा? ब्याज कम होगा। इसका मतलब है अगर मैं किसी लोन पे ब्याज पे कर रहा हूं तो लोन को कम करने वाला नहीं है। लोन कम होता है प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेमेंट पे। आपने प्रिंसिपल पे नहीं किया, आपने सिर्फ क्या पे किया? उसके ऊपर ब्याज। तो आप मुझे बताओ, मेरी लायबिलिटी दूसरे महीने के एंड में 50,000 रुपए खड़ी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट की। कितने का लायबिलिटी चल रहा है मेरा लोन का? अरे बताओ ना, 50,000 रुपए। अब बताओ, मैंने इस महीने अगर सिर्फ ब्याज दिया तो मेरा ये 50,000 का लोन कम होगा कि उतना का उतना चलता रहेगा? उतना का उतना चलता रहेगा। अगले महीने शायद मुझे डबल देना पड़ेगा, 5,000 रुपए इस महीने की प्रिंसिपल देने पड़ेंगे, और अगले महीने की प्रिंसिपल के 5 देने पड़ेंगे, फिर अगले महीने का ब्याज भी देना पड़ेगा। इस महीने सिर्फ ब्याज दिया है मैंने, तो लोन कम हुआ कि लोन कम नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि ब्याज देने से लोन कम नहीं होता है। लोन तो उतना का उतना रहता है, आप सिर्फ ब्याज की अमाउंट को पे कर रहे हो। लोन तब कम होगा जब आप क्या पे करोगे? उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे। जब तक आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करोगे, आपका लोन कम होने वाला नहीं है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेमेंट किस चीज का हुआ है। अगर पेमेंट ओवरऑल इंस्टॉलमेंट का हुआ था तो मैं 2 टुकड़े करता, प्रिंसिपल अलग करता, ब्याज अलग करता, प्रिंसिपल अमाउंट के कारण लोन को कम करता। लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ ब्याज पे किया है। अगर आप जनरल एंट्री देखोगे 7वें नंबर की, तो मेरे को बताओ, मैंने इसके ऊपर प्रिंसिपल पे किया है कि सिर्फ ब्याज पे किया है? ब्याज पे किया है। मतलब मेरे लोन पे तो कोई आंच आने वाली, वो तो जैसा चल रहा था वैसा का वैसा चल रहा है, ऐसा उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होने वाला नहीं है। तो बताओ, ब्याज मेरे लिए पहले बताओ लोन का रिपेमेंट है कि एक खर्चा है? ब्याज मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी कम करने का सोर्स है कि एक खर्चा है? मैं ब्याज से लाइबिलिटी कम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो ब्याज देने के बाद भी उतनी की उतनी खड़ी है। मतलब मेरा इंटरेस्ट एक तरह का एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आ रही है बात समझ में? तो एक तरफ तो मैं क्या कर रहा हूं? खर्चा, इंटरेस्ट, और एक तरफ मेरा क्या कम हो रहा है बताओ? बैंक। मतलब क्या कम हो रही है? मेरी असेट। तो आप मुझे बताओ, इससे लोन पे आंच आने वाली है कि नहीं आने वाली है? नहीं आने वाली है। तो एक अकाउंट इफेक्ट होगा मेरा, कौन सा? ये मेरा कौन सा अकाउंट है? पहले बताओ, इंटरेस्ट कर रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं? इसको डेबिट। और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा? बैंक। बैंक मेरे लिए कौन सी है? असेट। पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? मतलब मैं बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। इससे लोन पे कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। लोन पे इफेक्ट कब आता है? जब मैं यहां पे बोलता कि मैं 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, इसमें 5,000 प्रिंसिपल है और 1,000 ब्याज है, तो पता है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? बताओ। अगर मैं बोलता कि यहाँ पे 6,000 रुपए की मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, जैसे 5,000 इंटरेस्ट, 5,000 प्रिंसिपल है, 1,000 ब्याज है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती? यस मैम, व्हाट्स योर नेम? जानवी। जानवी, बताइए क्या एंट्री होती? लोन अकाउंट इफेक्ट होता वहां पे क्या? अगर प्रिंसिपल दे रहा होता 5,000 और 1,000 का ब्याज दे रहा होता तो क्या लोन अकाउंट पे इफेक्ट आता क्या? ऑफ कोर्स, मैं प्रिंसिपल भी पे कर रहा हूं, मतलब मैं लोन को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो बताओ, मेरा लोन कम होता कि नहीं होता? होता। तो ऑफ कोर्स लोन को कम करना है तो लाइबिलिटी कम करना है, लाइबिलिटी कम करना है तो क्या करूंगा? डेबिट। मतलब लोन अकाउंट को क्या करेंगे अपन? डेबिट। कितने से? 5,000 से। दूसरा क्या एंट्री होती? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने से होती? 1,000 से। टू बैंक कितने से होता? 6,000 से। अगर यहां पे मैं लोन रिपेमेंट कर रहा होता तो मेरा लोन अकाउंट इफेक्ट होता 5 से, ब्याज इफेक्ट होता 1 से, और बैंक जाता 6 से। पर सिर्फ ब्याज है तो इससे लोन कम होने वाला नहीं है, क्योंकि लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो उतना का उतना रहेगा ही रहेगा।
बताओ ये बात सब लोगों को समझ में आई? किसी को भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिए। अब देखो, हम क्लास के साथ ना थोड़ी बहुत नॉलेजेबल बातें भी करते हैं। वैसे मैं इन चीजों को लेके रील्स भी बनाता रहता हूं। कभी आप अगर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे तो फाइंड आउट अ लॉट ऑफ नॉलेजेबल रील्स। ओके, तो एक छोटी सी चीज जो मैं प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूं, आज नहीं तो कल सबका एक ड्रीम होगा कि एक अच्छा घर खरीदना है। 99% लोग बोलेंगे कि यार मैं अगर मुंबई, पुणे या दिल्ली या इंदौर कहीं भी जॉब करने जाता हूं या जाती हूं तो आई नीड ए हाउस। एवरीबडी नीड्स एन हाउस, कि यार एक घर खरीदना है, क्योंकि घर और गाड़ी खरीदने के बाद बचेगा क्या? फिर तो कपड़े, जूते, घड़ियां इन्हीं पे खर्च करना है, घूमने फिरने पे। तो पहला ड्रीम हर बंदे का क्या होता है कि हर बंदा या बंदी का क्या होता है कि हमको खुद का घर खरीदना है। अब आप जाओगे होम लोन लेने, आपको पता है होम लोन का सिस्टम कैसे होता है? होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रही है? एक जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ होम लोन राइट नाउ? कैन एनीबॉडी नो व्हाट इज द एग्जैक्ट और एक अप्रोक्सीमेटली रेट? जी सर, कितना परसेंट? 8%। वो भी थोड़ा बढ़ गया है, पहले इट वाज 8, अभी हो गया 8.5 से 9% के बीच। 8.5 अप्रोक्सीमेटली, 8.45, 8.50, दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर होम लोन राइट नाउ। ओके, एक बेसिक कैलकुलेशन बताऊं जो आप एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट किसी को भी गाइड कर सकते हो। अगर आपका ब्याज रेट लगभग 8% के आसपास है, तो अगर आप 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हो, एक जनरल कैलकुलेशन ये है कि आपकी एक महीने की इंस्टॉलमेंट लगभग 50,000 रुपए की बनेगी 20 सालों के लिए। एक महीने की इंस्टॉलमेंट लगभग 50,000 रुपए बनेगी कितने सालों के लिए? अगले 20 ईयर्स के लिए। मतलब अगले 20 साल तक आपको कितने रुपए पे करने? 50 हजार रुपए हर महीने। मतलब साल के कितने? 6 लाख। मतलब 20 साल के कितने? 1 करोड़। मतलब 50 लाख के लोन के लिए आपको 20 साल में कितना टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा? लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास। मतलब 50 लाख के होम लोन पे आप कितने का ब्याज दे रहे हो? 70 लाख रुपए का ब्याज दोगे। यस, अप्रोक्सीमेटली ये इंस्टॉलमेंट बनेगी। पर आपको इसमें एक मजेदार चीज बताता हूं, आपने अगर 50,000 की जगह इस इंस्टॉलमेंट को 10,000 रुपए बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? सिर्फ 10,000 रुपए। मतलब 50 की जगह कितना कर दिया इसको? 60,000 रुपए। तो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 25% कम हो जाएगी सीधे। 25 क्या, 40% इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। मतलब 20 साल का लोन 12 साल में चुक जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, अगर 50,000 की इंस्टॉलमेंट आप कर रहे हो 20 साल की, और आपने हर महीने 50 की जगह कितने रुपए इंस्टॉलमेंट बढ़वा दी? 60,000 रुपए कर दिया, सिर्फ 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट बढ़ा दी, तो आपका 40% लोन अपने आप ही चुक जाएगा। मतलब 12 साल रह जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट। और अगर आपने उस 50,000 को 1 लाख कर दिया तो 6 साल में लोन चुक जाएगा। सर अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि बैंक 50 लाख के आउटस्टैंडिंग से ब्याज लगाना चालू करता है। तो आपको पता है शुरू की 50,000 की आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो पहले साल में, उसमें 90% पैसा सिर्फ आप ब्याज का दे रहे हो और 5% या 10% पैसा सिर्फ प्रिंसिपल पे जा रहा है। मतलब शुरू के 3 से 4 सालों में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत हायर साइड होता है और प्रिंसिपल का अमाउंट बहुत ही, और बाद के सालों में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता है और प्रिंसिपल का अमाउंट। तो ऐसा बोलते हैं कि शुरू के 5 सालों में अगर आप थोड़ा अर्ली पेमेंट और करते जाओ तो आपके लोन की अवधि पे उसका ट्रिपल इफेक्ट आएगा। मतलब अगर आपने 1 साल का पेमेंट जल्दी कर दिया तो आपके आगे का लोन 3 से 4 साल का कम हो जाएगा। इतना बड़ा इंपैक्ट आता है। तो इट्स जस्ट फॉर ए नॉलेज पर्पस कि कभी आप जाके काम कर सकते हो। गूगल पे जाना, एक छोटा सा टास्क है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। गूगल पे एक आता है होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, उस पर जाके आप ट्रायल एरर करके देखना कि अगर मैं 8% या 8.5% की पर एनम की रेट से अगर मैं 50 लाख का लोन लूं तो मेरा कितना इंस्टॉलमेंट बैठता है। उसके बाद अगर उस इंस्टॉलमेंट को मैं 10,000 रुपए बढ़ा दूं तो मेरे 10 ईयर पे कितना चेंज आ जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। तो अगर आपके पेरेंट्स का भी होम लोन चल रहा है तो आप उनको जाके गूगल पे जाके पहले ट्रायल एंड एरर करके उनको बताना कि पापा आपने अगर 50,000 की जगह महीने की इंस्टॉलमेंट 55,000 भी कर दी ना तो आगे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपका जो होम लोन का टेन्योर है वो 3-4 साल कम हो जाएगा सीधे। पापा बोले क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतने से पैसे देने से इतना बड़ा फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है।
क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्यूमुलेटिव और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है, और कंपाउंडिंग का पावर इतना तगड़ा है कि 20 साल में 50 लाख के लिए आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, वो भी हर महीने चुकाने के बाद। तो अगर आपने थोड़ी सी भी इंस्टॉलमेंट जल्दी पे कर दी तो आपके पीछे की ईएमआई हो जाएगी कम, तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके तो ईएमआई आपको चुकानी पड़ेगी, तो आपको ही कम चुकानी पड़ेगी, जल्दी चुक जाएगा लोन, तो आपके लिए भी एक फायदा हो जाएगा। तो एक बार घर जाके ऐसे ही नॉलेज पर्पस के लिए देखो, हम जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं वो तो बहुत काम का है, पर एक्चुअली दुनिया में बने रहने के लिए जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा काम आता है, कॉमन सेंस एंड जनरल नॉलेज। आप कितना भी किताबी ज्ञान लेके चले जाओ, 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने के लिए आप अकाउंटिंग की जनरल एंट्री नहीं बोल पाओगे, कंपनी लॉ के सेक्शन नहीं बोल पाएंगे, आपको बात करनी पड़ेगी जनरल सेंस की। और आप बाकी सबसे अलग कब होंगे? जब आपके इस किताबी ज्ञान के साथ साथ बहुत सारा बेसिक और जनरल सेंस है। और एज ए प्रोफेशनल वी शुड कंटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका क्लाइंट जब आपके पास में आके बेसिक बातें करेगा, सर कंपनीज एक्ट में ये करना है वो करना है, आप 2-4 ज्ञान और पेल देना उसको यार क्या नॉलेजेबल आदमी यार है, तो यार ये तो खाली कंपनी के बारे में 10 चीजें और जानता है, इसको तो यार अपन पैसे भी दे तो बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को फायदा करा ही देगा। तो इसलिए यू शुड हैव नॉट ओनली बुकिश नॉलेज, पर आपके पास में बेसिक नॉलेज जितना हो ना उतना कंटेन करते जाइएगा, आगे जाके आपको इन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज आपका छोटा सा होमवर्क नॉट रिलेटेड टू बुक्स, जनरल है। आप गूगल पे जाइएगा, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर, और वहां जाके आप ये देखिएगा, ट्रायल एंड एरर लगाइएगा कि आगे जाके अगर मुझे इतने का घर खरीदना है और मैं इतनी इंस्टॉलमेंट दे सकता हूं महीने की, तो मुझे कितने साल का लोन लगेगा, और अगर मैं इंस्टॉलमेंट को बढ़ाऊंगा तो मेरे टेन्योर में कितना इंपैक्ट आ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा करूंगा तो मेरे टेन्योर में क्या इंपैक्ट आ जाएगा, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज। पर आप कीजिएगा ये एक्टिविटी, कुछ भी नहीं, मोबाइल में जो इंस्टाग्राम पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हम इधर भी स्पेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली कर तो बेड पे सोते सोते मोबाइल में रहे, तो सर हमको तो ये चाहिए कि हम बस सोते रहे और कुछ ना कुछ सामने आता रहे। तो एक काम करना, इंस्टाग्राम की जगह ईएमआई कैलकुलेटर चालू कर देना, कम से कम कुछ तो समझ में आएगा वो क्या रहा है। आ रही बात समझ में? और एक और अच्छी चीज है, होम लोन में सरकार का एक नियम है, आप कितना भी प्रीपेमेंट कर सकते हो, कभी कोई चार्ज नहीं लगाएंगे। मतलब आपको लग रहा है कि मेरे को 2 साल में सारा लोन चुका के बाहर होना है, तो आप चुका सकते हो। कोई बैंक, दुनिया की कोई, इंडिया की कोई बैंक नहीं है जो बोल दो कि सर जल्दी पैसा चुका देता हूं, आपके ऊपर चार्जेस लगा देंगे, 1 रुपए का भी चार्ज नहीं लगता है। तो आपके पेरेंट्स को जब आप जाके सजेशन दो तो पेरेंट्स बोलेंगे अरे नहीं, और चार्जेस लगा देंगे अगर अपन एक्स्ट्रा पैसा देंगे। कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, आप इच्छा हो जितना पैसा प्रीपेमेंट में दे सकते हो, जरूरी नहीं इंस्टॉलमेंट जितनी आ रही उतनी देना है। आप हर महीने 10-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी डिपॉजिट करना चाहो तो कर सकते हो। एज पर द रूल ऑफ आरबीआई, होम लोन के प्रीपेमेंट पे कोई चार्जेस नहीं लगते, तो आप पहले भी जितना पेमेंट करना चाहे उतना पेमेंट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये लोन की बात निकली थी, तो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एक ऐड ऑन कर दिया। अब हमको जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स आई थिंक थोड़े थोड़े समझ में आने लगे। ऑफ कोर्स हम उनके बेसिक्स को और आगे स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब मुद्दा क्या है सर, देखो आपके सिलेबस में ना एक तो पूरा शेड्यूल 3 का, बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया है, पर हम जो चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं पहला, वो प्रैक्टिकल चैप्टर तो है, पर उसमें कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट और इन सब के फॉर्मेट्स का यूज नहीं है। पता है क्या यूज आने वाली है? सिर्फ जर्नल एंट्रीज। और इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री सिखा दी कि क्या कैसे होती है, क्योंकि वो चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सिर्फ आपकी सिलेबस में जर्नल एंट्रीज पे ही खत्म हो जाता है। कैन यू गेस कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले होंगे? जर्नल एंट्री। वाह, बहुत ही बढ़िया सर, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले, चैप्टर ही नहीं है जर्नल एंट्री नाम का आपकी बुक्स में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, आप पक्का जर्नल एंट्री चालू करने वाले होंगे। अबे है ही नहीं जर्नल एंट्री नाम का कोई चैप्टर हमारी बुक्स के अंदर। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, हमारा पहला चैप्टर, और आपकी मॉड्यूल का 3rd चैप्टर, क्योंकि पहले 2 चैप्टर आपके थियोरेटिकल है। अगर हम प्रैक्टिकल चैप्टर की बात करें, सो इट्स चैप्टर नंबर 3। सो वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर सर? मैं आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस का नाम है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब किसकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं हम? कॉर्पोरेट मतलब कौन? कंपनी। अब कंपनी की अकाउंटिंग स्टार्ट ही कहां से होती है मुझे बताओ? घर में वो दिवाली पे लिखते हैं ना, ओम श्री गणेश, जहां से हमारे खाते वही स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग कहां से चालू करेगी? जर्नल से। बहुत ही बढ़िया। एक ये पता नहीं जर्नल नाम से अलग ही प्यार है क्या? जर्नल जर्नल जर्नल। अरे मैं बोल रहा हूं कंपनी अपनी अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट करेगी?
कैपिटल से बिना पैसे की कंपनी चालू हो सकती है क्या? मतलब एक कंपनी अपनी अकाउंटिंग ही कहां से चालू करती है? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो आपके मॉड्यूल का चैप्टर 3 है, क्योंकि प्रैक्टिकल चैप्टर वहीं से चालू हो रहा है। उसके पहले थियरी फॉर्मेट ये सब दिए हुए। प्रैक्टिकल चैप्टर में अगर हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें तो दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, और हम लोग यहां पे एक कंपनी के शेयर कैपिटल की पूरी अकाउंटिंग समझेंगे। और इस अकाउंटिंग में एक्चुअली सिर्फ जर्नल एंट्रीज होती है, इसलिए मुझे आपको कोई बैलेंस शीट का, शेड्यूल 3 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर को बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट के इजीली स्टार्ट कर सकता हूं। द रीजन इज दिस चैप्टर डज नॉट हैव एनी आई कैन से रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। हमें सिर्फ क्या करना है इसके अंदर? जर्नल एंट्रीज। ये चैप्टर आपके 11th-12th में था? अच्छा, तो मेरे को आप कुछ नाम बोलूंगा आपको, शायद मैं ऑफकोर्स बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं, ये मान के कि आप जो भी पढ़े थे 1.5 साल में आपने सब फ्लश आउट कर दिया होगा, कुछ भी नहीं बचा है सर, सब बाहर है, यही मान के मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको शायद याद आ सकती है। एक होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कुछ याद आ रहा है? पढ़ेंगे हम। एक होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक होता है इशूड कैपिटल, एक होता है पेड कैपिटल, अनपेड कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल। पढ़ा है सब? बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा एक और चीज आपने पढ़ी है, वो शेयर भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। पढ़ा है? अच्छा, प्रेफरेंस में भी एक होता है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, और कुछ पता है? हाँ, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, और क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। पढ़ा है आप लोगों ने? बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा आप लोगों ने ये पढ़ा है कि शेयर में एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है फर्स्ट कॉल, एक होता है सेकंड कॉल, एक होता है फाइनल कॉल। पढ़ा है क्या कुछ ऐसा? वाह यार, क्या बात कर रहे हो। आपने कुछ वो पढ़ा है क्या? प्रोस्पेक्टस करके कुछ होता है, क्या बात कर रहे हो? पढ़ा है आप लोगों ने? क्या बात कर रहे हो। और ये कुछ एक चीज और होगी, 4 फीचर करके कुछ होता है, 4 फीचर करके कुछ होता है। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है, बहुत बढ़िया। अरे यार, और क्या होता है मैं बताता हूं, और क्या होता है? री इश्यू होता है, बहुत बढ़िया। और कॉल इन एरियर्स होते हैं, पढ़े आप लोगों ने? कॉल्स इन एडवांस होता है। अच्छा, एक और चीज पढ़ी आपने? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ पढ़ा है आपने? फिर उसमें प्रोराटा अलॉटमेंट होता है, पढ़ा है कुछ? एक नंबर, क्या बात है। अच्छा, आपने वो पढ़ा है स्वेट इक्विटी शेयर्स? कुछ पढ़ा है? स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप अलग होता है, स्वेट इक्विटी अलग होता है। ईसॉप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ईसॉप भी पढ़ेंगे साहब। स्वेट इक्विटी पढ़ा है? अच्छा सर, ना सर पढ़ा नहीं, ये गलत बोल रहा हूं, पढ़ा नहीं है, सुना है सिर्फ, है ना? अंदर का कुछ भी मत पूछे ना, पहले बता रहा हूं, सिर्फ नाम पता है, ये पता है कि ये पढ़ा था, ये नहीं पता है क्या पढ़ा था, है ना? तो ये अंदर का मत पूछे ना, बस नाम पता है, तो इससे ज्यादा हमको पता नहीं है। अच्छा, और अच्छा कुछ बोनस इश्यू भी होता है ना, बोनस इश्यू पढ़ा है आप लोगों ने? वाह यार। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर हमको ये सारी चीजें समझनी है। मतलब एक कंपनी की शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग में हम वो हर चीज समझ लेंगे जो शेयर कैपिटल के साथ कंपनी छेड़खानी कर सकती है। इश्यू करेगी, रिडीम करेगी, प्रेफरेंस की, इक्विटी की, स्वेट इक्विटी, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बोनस इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यूज, राइट इश्यू, जितनी तरह की अकाउंटिंग हो सकती है ना, एक्चुअली हम सब तरह की अकाउंटिंग इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब मान के चला एक क्वेश्चन शॉर्ट इस चैप्टर का आपके एग्जाम में आना ही आना है। थ्योरेटिकल भी आ सकता है इसके अंदर बेटा, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, इनको लेके चीजें आ सकती है। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, बट वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग, एंड दैट इज एक कंपनी के अंदर शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल। ओके, पार्ट ऑफ कैपिटल। एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, मेरे पास एक चॉकलेट है, इसको अभी चॉकलेट की तरह कैरी कर लो। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, रिमोट नहीं है, क्या है ये? चॉकलेट है। एंड आई वॉन्ट टू गिव दिस चॉकलेट इन
अगेंस्ट द मनी। मैं ये कंपनी है मेरी, इसको क्या मान लिया, ये क्या है, कंपनी है, और मैं इस कंपनी को लोगों को देके उनसे क्या लेना चाहता हूं, कैपिटल रेस करना चाहता हूं। अब मैंने एक आदमी को बोला कि यार ये कंपनी ले ले, तो मेरे को बदले में कैपिटल दे दे। बोले अच्छा हाँ ठीक है, कंपनी तो अच्छी है, बढ़िया प्रॉफिट देगी, बता कितने में देगा। बोले कंपनी बस 500 करोड़ की ले ले। पागल हो गया कि 500, मेरे पास 500 करोड़, मेरे पास तो 100 रुपए। एक बोलता है मेरे पास तो 5000 है, एक बोलता है मेरे पास तो 10,000 है, एक बोलता है मेरे पास तो 10 रुपए है। बोलता मैं भी एक कंपनी का पार्ट में हिस्सा बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे बनूं, मेरे को 500 करोड़ की कंपनी बेच नहीं सकता, और कोई एक आदमी 500 करोड़ की कंपनी। मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे टुकड़े कि जो आदमी 100 रुपए लेके भी खड़ा है वो भी कंपनी का हिस्सा ले सके, और जो आदमी 10 करोड़ लगाने को तैयार है वो भी कंपनी का। उस छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। शेयर उस हमारी कंपनी के कैपिटल का एक सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। वो स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम एक शेयर बोलते हैं। कि हम कंपनी के लाखों करोड़ टुकड़े करने के बाद किसी आदमी को बोले ये ले, तेरा एक छोटा सा टुकड़ा तेरे को कंपनी का मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा एक उसके पास क्या है, कंपनी का एक शेयर है। तो ऑफ कोर्स इट्स ए पोर्शन ऑफ ए शेयर कैपिटल। इसीलिए कंपनी को शेयर्स में बांटा जाता है, ताकि छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी कंपनी में पैसा लगा सके और कंपनी का मालिक बन सके। मैं भी रिलायंस का मालिक हूं, आप भी रिलायंस का मालिक बन सकते हैं, सिर्फ कुछ पैसे लगा के। अंबानी के बराबर बन सकते हैं, बस अंबानी जी के पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, पर अल्टीमेटली मालिक तो वो भी और मालिक तो हम भी बन सकते हैं। तो ये शेयर्स कंपनी कैसे इश्यू करती है, कितने तरह की शेयर कैपिटल होती है, उनकी अकाउंटिंग क्या होती है, ये पूरी की पूरी डिस्कशन हम करने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर के अंदर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। आ रही है बात समझ में? तो स्टार्ट करेंगे हम कल से। आज मुझे सिर्फ एक इंट्रो देना था, और आई थिंक जो मैंने 7 जर्नल एंट्रीज आपको समझाई, उसे जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसका एक बेसिक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम चालू करेंगे शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग वाला चैप्टर। दिस इज चैप्टर नंबर 3 इन योर मॉड्यूल। ओके, थैंक यू, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू गाइस।